Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you Great Indians of class 4 and our subject is S16. So today we will do part 2 of this topic, and this part 2 is just the continuation of the previous class. Okay. So our contents are like this: great leaders and their contributions, you know. And great leaders and their contributions, there are many great leaders, है ना. हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रेट लीडर्स है, बहुत, है ना, जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए, इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत बहादुरी से लड़े थे, है ना. दे फॉट वेरी ब्रेवली. और इसमें से हमने प्रीवियस क्लास में किया रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने किया प्रीवियस क्लास में. रानी लक्ष्मीबाई नंबर 1 में हमने प्रीवियस क्लास में किया रानी लक्ष्मीबाई, और उसमें से हमने नेक्स्ट क्लास में किया हमने बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक किया, है ना. तो आज के क्लास में हम करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी. रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी. तो प्रीवियस क्लास में हमने किया रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, और आज की क्लास में हम करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी. तो रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से देखते हैं. प्रीवियस क्लास में हमने रानी लक्ष्मीबाई एंड बाल गंगाधर तिलक के टॉपिक में क्या किया था वो हम एक बार फिर से देखते हैं. तो रानी लक्ष्मीबाई कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना. जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर था रानी लक्ष्मीबाई, और उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857, रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट ऑफ 1857 भी ऑर्गेनाइज किया था, है ना. एंड शी वॉज बोर्न इन 1828 एंड वॉज नेम मणिकर्णिका, है ना. उसका नाम मणिकर्णिका रखा गया था जब उनका जन्म हुआ था, और बाद में जाके वो गंगाधर राव से विवाह हुआ था उनका. बाद में जाके गंगाधर राव से विवाह हुआ था, पर क्या हुआ, उनका खुद का बेटा नहीं था, इसलिए उसका जो रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स का सन जो है उन लोगों ने अडॉप्ट किया था एज देयर सक्सेसर. बट क्या हुआ, गंगाधर राव जो पति थे रानी लक्ष्मीबाई के, वो उसका देहांत हो गया, और बाद में जाके दामोदर राव जिसे अडॉप्ट किया था एज ए सक्सेसर, है ना, वो उस वक्त बहुत छोटा था, वो राजा होने के लायक नहीं था, बहुत छोटा था. इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने ये जो थ्रोन है वो संभाला. पर उस वक्त ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे, है ना, और ब्रिटिशर्स ने बहुत अनफेयर मेजर्स अडॉप्ट किया था, बहुत पॉलिसीज़ बना रहे थे इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, है ना, बहुत पॉलिसीज़ बना रहे थे. पर और उसमें से ही एक पॉलिसी है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था रानी लक्ष्मी और ब्रिटिशर्स ने, है ना. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ये भी एक पॉलिसी था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, है ना, जो अपने कंट्रोल में लाने के लिए, इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ये था कि अगर अपना बेटा नहीं है, ठीक है, किसी का राजा कोई भी राजा का वारिस खुद का बेटा नहीं है, तो वो जो राज्य है आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, दैट राज्य जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा. अडॉप्टेड सन से कुछ नहीं होगा, बस
खुद का सन होना चाहिए। पर यहाँ पर तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का तो खुद का बेटा नहीं है ना, गंगाधर राव दामोदर राव है जो अडॉप्टेड सन है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रानी लक्ष्मीबाई को वो जो झांसी है ना, वो अपने कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हवाले करने के लिए बोला। पर रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो सच्चा देशभक्त थे है ना, तो उन्होंने बहादुरी से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 उस वक्त ही हुआ था है ना, तो उन्होंने वुमेन आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज किया और तांतिया टोपी एंड नाना साहेब से हाथ मिला लिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बहादुरी से लड़े। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रानी लक्ष्मीबाई बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ था और उनका देहांत कल्पी में 1858 में हो गया। तो ये रहा रानी लक्ष्मीबाई जी का कहानी। तो बाद में देखा हमने बाल गंगाधर तिलक। तो पीछे हमने देखा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक भी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1856। तो वो 23 जुलाई 1856 में उनका जन्म हुआ था इन रत्नागिरी महाराष्ट्र में है ना। उनका जन्म 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। एंड ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज फ्रॉम डेक्कन कॉलेज, और उन्होंने अपना जो पढ़ाई है वो डेक्कन कॉलेज जो पुणे में था 1877 में उन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। और उन्होंने अपना करियर जो है वो एज अ टीचर स्टार्ट कर दिया और बाद में जाके बाल गंगाधर तिलक जर्नलिस्ट बन गए। और ये जो बाल गंगाधर तिलक जी है वो ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसे बहुत क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बहुत क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिशर्स के एजुकेशन के सिस्टम में, क्योंकि उनका मानना था ये जो एजुकेशन सिस्टम है बाल गंगाधर तिलक की वजह से ही ये जो हमारे इंडियन का हेरिटेज है ना उसे बहुत बुरा असर पड़ा है, अच्छा असर नहीं पड़ रहा है, ये मानना था बाल गंगाधर तिलक जी का। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाया है ना, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे देश के लिए। इसीलिए उसका जो नेशनलिस्ट स्पिरिट है उससे बहुत प्रभावित होके लोग उन्हें धीरे धीरे लोकमान्य बुलाना शुरू कर दिया। और लोकमान्य का मीनिंग है रिस्पेक्टेड वन है ना। और बाल गंगाधर तिलक जी ने न्यूज़पेपर भी लिखा जिसका नाम था केसरी एंड मराठा। और ये जो केसरी एंड मराठा जो न्यूज़पेपर था ये उन्होंने क्यों लिखा, वो जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है कॉमन पीपल का वो अराउज करने के लिए उन्होंने ये सब लिखना स्टार्ट कर दिया। और बाद में जाके बाल गंगाधर तिलक जी ने नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया है ना, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया जिसे A.O. ह्यूम ने बनाया था है ना। और INC बनने का मेन मोटिव था उस वक्त जो ब्रिटिशर्स है उन लोग का ध्यान नहीं जा रहा था, इंडियंस कैसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है इन सब में ध्यान नहीं जा रहा था। इसीलिए क्या किया उन लोग ने INC फॉर्म किया था A.O. ह्यूम ने। और बाद में जाके बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर लिया 1890 में है ना। पर INC में क्या हुआ था उस वक्त वो डिफरेंट आइडियाज होने की वजह से INC दो भाग में बट गए थे, एक रहा था मॉडरेट और दूसरा रहा था नेशनलिस्ट। और ये जो मॉडरेट्स का मानना था कि ब्रिटिश हमें जस्टिस देगा है ना, और हमें हमारा प्रॉब्लम्स जो है वो बार बार मीटिंग रखने से बार बार रिक्वेस्ट करने से हमारा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पर नेशनलिस्ट का मानना था ये ऐसा नहीं होगा, अगर हमें आज़ादी लेना है तो हमें खुद का लड़ाई खुद से लड़ना पड़ेगा और ये मीटिंग से कुछ नहीं होगा, ये मानना था नेशनलिस्ट का है ना। और बाल गंगाधर तिलक जी है वो क्या था, वो एक नेशनलिस्ट था है ना। और बाद में जाके वो जो नेशनलिस्ट था उनका ग्रुप का नाम हो गया था नेशनलिस्ट वाज आल्सो नोन एज द लाल बाल एंड पाल। तो लाल रहा लाला लाजपत राय, बाल रहा बाल गंगाधर तिलक एंड पाल रहा बिपिन चंद्र पाल। और बाल गंगाधर तिलक जी हैड अ विजन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम है ना।
उनका एक विजन था जहाँ पर इंडिया ने स्वतंत्रता मिल गया है इंडिया को, है ना, और इसीलिए उन्होंने सेल्फ रूल और स्वराज जो है उन्होंने ये आइडिया प्रोपोगेट किया। बट 1908 में जाके बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, है ना, फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन हिज न्यूज़पेपर, क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़पेपर बनाया था केसरी एंड मराठा में उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखा था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। एंड 1914 में जाके उसका रिलीज हो गया, है ना, विद द सपोर्ट ऑफ दी और विद द सपोर्ट ऑफ दी एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना ही फाउंडेड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1916। और बाद में जाके 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया था। तो हमने ये सब पढ़ा रानी लक्ष्मीबाई एंड बाल गंगाधर तिलक जी के लास्ट क्लास में। तो आज हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी से स्टार्ट करते हैं। सो ही इज रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, ये रहा रविन्द्रनाथ टैगोर। एज ऑल कैन सी द इमेज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, ठीक है, हैज़ अ मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या था, एक मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी था उनका। और मल्टी फेसेड जो है इसका मीनिंग है हैविंग मेनी एक्सपेक्ट, है ना, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ थे उनके पास, है ना, क्यों। और जब हम उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन 1861। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। एज ही वॉज एज ही हैज़ अ मल्टीफेसेड पर्सनैलिटी, है ना, उनके पास मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी थे, इसलिए ही वॉज अ पोइट, वो एक पोइट भी था, वो एक राइटर भी था, वो एक म्यूजिशियन भी था, एंड अ फिलोसोफर, और वो एक फिलोसोफर भी था, है ना, वो एक पोइट भी था, राइटर भी था, म्यूजिशियन भी था, एंड फिलोसोफर भी था। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये सब को छोड़ के ही वॉज ऑल्सो अ ट्रू पैट्रियट। बट अबव ऑल ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, यानी कि वो एक सच्चा देशभक्त भी थे, है ना, वो एक सच्चा देशभक्त भी थे, है ना। एंड ही स्पोक आर्डेंटली इन फेवर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने हमारे इंडिया के स्वतंत्रता के लिए बहुत एंथुसियास्टिकली बोला भी था उन्होंने, है ना, उन्हें बोला भी था। और उन्होंने ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, है ना, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर जहाँ पे thousands of people died and many more were injured, है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर में जो इंसिडेंट हुआ था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट के लिए, और इंडिया के जो वुमेन्स, चिल्ड्रेंस, मेन्स जो भी था वो सब यहाँ पर असेंबल हुआ था। बट बिफोर द असेंबली बिफोर द मीटिंग कुड एंड जनरल डायर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया ओपन फायर करने के लिए। इसकी वजह से ही जलियांवाला बाग में thousands of men, women, children were killed and many more were injured. So in this Jalianwala Bagh massacre, Rabindranath Tagore protested against the Jalianwala Bagh massacre in Amritsar by returning the knighthood and honor given to him by the British government. तो उन्होंने क्या किया, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को टाइटल दिया था नाइटहुड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना, सम्मान करके उनको ऑनर करने के लिए उन्होंने उनको जो नाइटहुड दिया था ये टाइटल भी उन्हें वापस कर लिया। जलियांवाला बाग मैसेकर को प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये टाइटल वापस कर दिया। एंड unlike all the freedom fighter of his time, Tagore exposed the negative impact of the British rule through poetry and literary work. और वो एक राइटर भी थे, है ना, तो उन्होंने जिस तरीके से और दूसरा फ्रीडम फाइटर से उन्होंने जो नेगेटिव साइड दिखाया था, है ना, हम कॉमन पीपल को, इसी तरह से ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया, ही एक्सपोज नेगेटिव impacts of the British rule
थ्रू हिज पोइट्री एंड लिटरेरी वर्क। तो उन्होंने जो भी पोइट लिखा और जो भी लिटरेरी वर्क्स था उनका, इसके माध्यम से हमें जो इंडियंस को उन्होंने क्या दिखाया, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया ब्रिटिश रूल के वजह से हमारे इंडिया में किस तरीके से बुरा असर पड़ रहा है, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आपका पोइट्री एंड लिटरेरी वर्क से हम सब लोग को बताया। एंड ही यूज लिटरेचर एज अ टूल फॉर मोबिलाइजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म। तो ये जो हम इंडिया में पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स है ना, उन्होंने क्या यूज़ किया, उसे मोबिलाइज करने के लिए ही यूज लिटरेचर। उन्होंने लिटरेचर यूज़ किया इन ऑर्डर टू मोबिलाइज पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म ऑफ इंडिया। एंड ही मेड अदर नेशंस अवेयर ऑफ द क्रुएल्टी डन बाय द ब्रिटिश। और वो उसके और उन्हें जो भी लिटरेरी वर्क्स था उनका है ना, इसकी मदद से उन्होंने जो दूसरा नेशंस है उन लोग को भी आगाह कर दिया कि ब्रिटिशर्स का रूल है वो कितना क्रूर है, कितना क्रूएल है। ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना राइटिंग से सब लोग को बताया। एंड दिस पुट इंटरनेशनल प्रेशर ऑन ब्रिटेन एंड फोर्स इट टू बी मोर अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन। तो उनका जो लिटरेरी वर्क्स था है ना, उससे सिर्फ इंडिया में भी नहीं अदर नेशन को भी सूचित कर दिया कि ये जो ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो कितना क्रूर है, कितना क्रूल है ना। जब उन्होंने ये सब किया, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग बहुत प्रेशराइज हो गए है ना, एंड दे वर फोर्स्ड टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, फॉर इट्स एक्शन। एंड टैगोर इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ इंडियाज नेशनल एंथम। जैसे कि आज हम गाते हैं ना नेशनल एंथम, हमारे इंडिया के ऑथर ऑफ नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन। जो हम ये जन गण गाते हैं है ना, इसका ऑथर कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर। सो ही वाज द ऑथर ऑफ इंडियाज नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन ना। एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। तो 1913 में जाके उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के लिए है ना। 1913 में लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था। एंड ही पास्ड अवे इन 1941। तो बाद में जाके उसका देहांत, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का देहांत 1941 में हुआ था। तो ये रहा हमारा दूसरा देशभक्त जिसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, सो नाउ विद द रविन्द्रनाथ टैगोर, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द महात्मा गांधी, हु इज पॉपुलर नोन एज बापूजी, जिन्हें हम बापूजी भी बोलते हैं। महात्मा गांधी है ना, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। सो ही इज महात्मा गांधी। आप सबने देखा ही है महात्मा गांधी जी कौन है ना। सो ही इज महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी जो है वो भी एक सच्चा देशभक्त थे है ना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी जी जो है ही इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। तो वो फादर ऑफ नेशन के नाम से बहुत फेमस थे है ना। पर महात्मा गांधी जी का रियल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी, बट हिज रियल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। सो ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, ठीक है। एंड हिज फादर नेम वॉज करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी जी का फादर का नाम था, हिज फादर वॉज करमचंद गांधी एंड वॉज द दीवान ऑफ पोरबंदर। तो महात्मा गांधी जी का फादर का नाम था करमचंद गांधी। और उस वक्त महात्मा गांधी जी का जो फादर है वो पोरबंदर का दीवान होते थे, ठीक है, दीवान थे पोरबंदर का। एंड महात्मा गांधी वेंट टू स्टडी लॉ ऑन सितंबर 1888। तो महात्मा गांधी जो है वो इंग्लैंड गए थे लॉ पढ़ने के लिए। 14 सितंबर 1888 को वो इंग्लैंड गए थे लॉ पढ़ने के लिए। और बाद में जब उन्होंने लॉ कंप्लीट किया है ना, वो अफ्रीका में गए थे। ही वेंट साउथ अफ्रीका इन अप्रैल 1893। तो वो
महात्मा गांधी जो है वो लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड 4 सितंबर 1888 में गए थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका में गए थे। अप्रैल 1898 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। पर वो जब साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा उन्होंने। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो फाइट करेंगे, जो ऑप्रेस पीपल है ना, उन सब के लिए फाइट करेंगे। और इन दिस कोर्स ऑफ स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में देखा था, है ना, जब वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। सो एट दैट टाइम ओनली, जब वो साउथ अफ्रीका में गए थे और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा, तो उस वक्त उनका एक कंसेप्ट बन गया था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, है ना, एंड सत्याग्रह, यानी कि सत्य मीनिंग होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। और वो जो सत्याग्रह फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सत्याग्रही। और जो सत्याग्रही है वो हमेशा आपके देश के लिए बलिदान देने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये मानना था महात्मा गांधी जी का, है ना। एंड महात्मा गांधी जी का जो स्ट्रगल है ना, ये हम देख सकते हैं कि इन 1914 में इन एन अग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हिज डिमांड वे मेड। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, है ना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये केस लड़ा और 1914 में जाके ये जो अग्रीमेंट था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट और उसका डिमांड ये सुलझ गया था। और जब ये साउथ अफ्रीका का ख़त्म हो गया, है ना, साउथ अफ्रीका का केस ख़त्म हो गया, उसके बाद वो भारत लौट गए थे। ही रिटर्न इंडिया इन 1915, वो भारत लौट गए थे 1915 में। पर वो जब 1915 में भारत लौटे थे, वो बहुत शॉक हो गए थे इंडिया की सिचुएशन देख के। ठीक है, ही वॉज वेरी शॉक, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे भारत में जो हम इंडियन से जो खुद के कंट्री में ही रह रहे हैं, उन लोग को अच्छा ट्रीट नहीं हो रहा था, है ना। सोसाइटी में एक कास्टिज्म था, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में एक यूनिटी नहीं था, क्योंकि अपर क्लास लोअर क्लास एक कास्टिज्म था और इक्वली ट्रीट भी नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स जो है वो फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया लौटते वक्त उन्हें ये सब देखा तो वो बहुत शॉक हो गए थे और उन्होंने क्या किया, हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो उनका फर्स्ट सत्याग्रह in India was in चंपारण बिहार in 1917। तो वो 1915 में लौटे थे इंडिया, है ना। और उनका जो फर्स्ट सत्याग्रह थे वो रहा चंपारण में बिहार in 1917 में। क्योंकि ये जो चंपारण सत्याग्रह जो है ना, इसमें क्या हुआ था, ये जो पुअर पीजेंट्स जो है, ये जो पुअर कल्टिवेटर्स जो है बिहार के, उन सब लोग को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, है ना। उन लोग को क्या कर रहे थे कि जो इंडिगो है, इंडिगो एक कैश क्रॉप है ना, वो खाने का चीज़ नहीं है, सिर्फ कैश क्रॉप है, इट इज़ नॉट अ फूड क्रॉप्स, है ना। सो ब्रिटिशर्स ने जो कल्टिवेटर्स है बिहार के, इंडिगो कल्टिवेटर्स, उन सब लोग को इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए बोल रहे थे, है ना। दे वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो, है ना, जिसकी वजह से बुरा प्रभाव पड़ रहा था। फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं करने की वजह से वो भूखे मर रहे थे फार्मर्स। इसलिए इसके ही प्रोटेस्ट के लिए महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया और चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, है ना। और ये जो पीजेंट्स है, इंडिगो कल्टिवेटर्स जो है, उन्होंने उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। इसकी वजह से ही महात्मा गांधी ने चंपारण का जो कल्टिवेटर्स है उन लोग का साथ दिया और उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर उन्होंने अहिंसा तो फॉलो कर दिया, पर अपार्ट फ्रॉम अहिंसा ही ऑल्सो डिड हंगर स्ट्राइक। तो उन्होंने भूख हड़ताल भी रखा और बाद में जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये गांधी जी का जो भी डिमांड था वो एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो गया। और इसी तरह से ये जो चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में हुआ था 1917 में, वो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जब इंडिया लौटे थे, उनका फर्स्ट सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1917।
तो आफ्टर द चंपारण सत्याग्रह 1921 में हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने किया था 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड ऑन ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो मेनी इंडियंस जो थे उन्होंने क्या किया, अपना जो टाइटल्स एंड ऑनर्स थे वो सब लौटा दिया था, है ना। एंड लॉयर ऑल्सो गेव अप देयर प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट ब्रिटिश कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो ये सब किया था, बॉयकॉट कर दिया था, ब्रिटिशर्स का जो भी सामान है, जो भी स्कूल्स है वो सब बॉयकॉट कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले जो जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था उसके प्रोटेस्ट के लिए ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में रखा गया था, जहां पर मेनी इंडियंस रिनाउंस द टाइटल्स एंड ऑनर्स, है ना, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो अपना टाइटल है नाइटहुड का वो वापस लौटा दिया था, है ना। ये सब हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। बट द मूवमेंट एंडेड इन एन एंटी क्लाइमैक्स इन February 1922, पर बाद में जाके February 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था, है ना। एंड फॉर द 5 नेक्स्ट ईयर महात्मा गांधी डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रोपगेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, है ना। और उसे जाके फॉर द नेक्स्ट 5 years महात्मा गांधी ने ये जो हमारे सोसाइटी में ये जो सोशल इविल्स जो है ना, और हिंदू एंड मुस्लिम को यूनाइटेड करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और जो हमारे इंडिया की जो कुप्रथा है जिसे हम इविल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, ये रहा हमारा अनटचेबिलिटी जो अच्छा नहीं है, है ना। एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन, है ना, और इक्वालिटी भी होना चाहिए वुमेन्स का, ये सब के लिए महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। एंड 12 मार्च 1930 दांडी मार्च स्टार्टेड। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद 12 मार्च 1930 में हुआ था दांडी मार्च। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, है ना। और ये दांडी मार्च उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया था। और सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, है ना, जिसमें ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे और जो कॉमन पीपल जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और ये जो ब्रिटिशर्स जो सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी बहुत एक्सपेंसिव था, इसीलिए इंडियंस को बहुत परेशानी हो रही थी। और यही सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया था, है ना। एंड दिस वाज अ हिस्टोरिक दांडी मार्च व्हिच रिजल्टेड इन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ। So this forced the then Viceroy of India Lord Irwin to call him for talk। तो ये दांडी मार्च होने की वजह से ही लॉर्ड इरविन जो है जब उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उन्होंने गांधी जी को मीटिंग के लिए बुलाया। एंड ऑन 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड। सो आफ्टर द दांडी मार्च है ना 1930 में हुआ था, और बाद में जाके दांडी मार्च होने की वजह से ही उस वक्त का वाइसरॉय लॉर्ड इरविन वो बहुत क्या हुआ था, ही हैव टू कॉल गांधी जी इन ऑर्डर टू टॉक। सो बाद में जाके 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड आफ्टर द 1 year ऑफ दांडी मार्च। एंड सून आफ्टर signing the pact, Mahatma Gandhi went to England to attend the first round table conference। तो गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हुआ था उसके बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड महात्मा गांधी जी वॉज अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, पर जब वो इंग्लैंड से इंडिया लौटे विदाउट एनी रीजन उनको अरेस्ट कर लिया, विदाउट एनी रीजन। एंड व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 ही अगेन बिकेम एक्टिव इन द पॉलिटिकल एरिना। तो उनको अरेस्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर अटेंडिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। और बाद में जाके जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ था 1939 वो पॉलिटिकल रीजन में फिर से पॉलिटिकल एरिया में फिर से वो एक्टिव हो गए महात्मा गांधी जी। एंड ये सब हुआ दांडी मार्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। सो इन 1942 आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
Dandi March, Gandhi-Irwin Pact, and after attaining the first round table conference 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जहां पर soon after the starting of this movement he was arrested, which led to the widespread demonstration by the Indians. तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हो गया है ना. तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट का स्थापना किया था गांधी जी ने, उसका अगले दिन ही विदाउट एनी रीजन महात्मा गांधी और जो अदर लीडर्स है क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो सबको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, वो भी विदाउट एनी रीजन. तो इसके वजह से बहुत डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, बहुत रैली हुआ था इंडिया में, है ना. एंड इन 1946 क्या हुआ? इन 1946 कैबिनेट मिशन अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड. तो बाद में जाके 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आए थे, है ना, फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया एंड फाइनली गेन इंडिपेंडेंस इन 1947. सो बाद में जाके 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आए थे, इंग्लैंड से इंडिया में आए थे इंडिया को आज़ादी देने के लिए, है ना. एंड लास्टली ये सब होने के बाद लास्टली इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस जो है वो 1947 में गेन कर लिया, है ना. पर जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली. बट क्या हुआ? गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नाथुराम गॉडसे ऑन 30 जनवरी 1948. पर बाद में जाके महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था. गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नाथुराम गॉडसे ऑन 30 जनवरी 1941. और इसी प्रकार से हमारा बापू जी है, जो महात्मा गांधी जी है, उनका देहांत हुआ था. सो द पर्सन हु shot Gandhiji was Nathuram Godse. As you all can see the image of Nathuram Godse, he is Nathuram Godse. Okay, so today's class we are done with the Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi ji. Next class we will proceed toward the Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sarojini Naidu and all. Okay, so this is for today. और आप लोग भी एक बार घर पे बैठे रिवीजन कर लीजिए, है ना. सो दिस वाज फॉर टुडे. And next class we will move towards the next topic. Okay, so thank you students.